DAM कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी ये जो कंपनी है, ये कंपनी खुद दूसरी कंपनियों के आईपीओ लेके आती है। अभी इस कंपनी का ही आईपीओ आ रहा है, तो हम लोग जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, आईपीओ की डेट्स क्या है, क्या हम लोग को इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे DAM कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने का पहले भी जो कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर मैंने बताया कि ये आईपीओ चलेगा 19 से 23 तारीख के बीच में, जिसके अंदर ऑलरेडी 5 से 6 अलग अलग आईपीओज आ रहे हैं। 24 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 26 तारीख को रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में या जो भी अकाउंट से आपने पैसे भरे थे, और 26 तारीख के दिन ही आपके डीमैट अकाउंट में भी शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो। और 27 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है ये शेयर। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 269 टू 283 पे आ रहा है। तो अगर अप्लाई करेंगे तो 283 पर ही अप्लाई करना है, या तो फिर कट ऑफ प्राइस पर टिक कर देना है। 53 शेयर्स का एक लॉट बना है यहाँ पर, और कंपनी जो पैसे मांग रही है वो मांग रही है 840 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा पैसा जाएगा कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में। ठीक है, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी इतने पैसे लेके ग्रोथ वोथ करेगी, नए ब्रांचेस बनाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सब सपने आप देखना छोड़ दो। ठीक है, तो बाय द वे, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये कंपनी खुद अपने मतलब खुद आईपीओ लाने के लिए हेल्प करती थी, और अभी इस कंपनी का खुद का आईपीओ आ रहा है। तो कौन से ऐसे आईपीओ का ये लोग ने लाया है, आप देखोगे। अगर मैंने पहले एक सनातन टेक्सटाइल का एक आईपीओ आ रहा है जो सेम प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है, उसका मैंने वीडियो बनाया था। आप चैनल पे है, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे किसका नाम है आईपीओ बुक रनिंग, मतलब जो लीड मैनेजर्स में, डीएम कैपिटल एडवाइजर्स। ये लोग के ही मतलब ये लोग को हेल्प किया था ये लोग ने आईपीओ लाने के लिए, और उसी प्राइस ब्रैकेट में ये लोग खुद भी आईपीओ लेके आ रहे हैं। कमाल है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी रिसेंटली भी ये लोग ने एक आईपीओ लेके आया जो सेम प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है, और सनातन टेक्सटाइल्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पर, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर कोटाज देख लेते हैं कि कितना क्या कोटा है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50% का कोटा, रिटेलर्स को मिला है 35%, और एचएनआई को मिला है 15% का। 15,000 से सिर्फ 1 रुपये कम में आपको एक लॉट मिल जाएगा 14,999 का। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो 45.88% का प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ के पहले, जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि पोस्ट आईपीओ ये और भी कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। 30% के आसपास या 35% के आसपास का ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली लोग ने एम्प्लॉयज़ लोग के लिए भी शेयर होल्डिंग कोटा है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हो, मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर समझते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपनी खुद ही आईपीओ लाने के ऊपर काम करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च। तो लोग ब्रोकिंग एंड रिसर्च भी काम करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस सब करना हो गया। कैपिटल मार्केट्स में यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट में काम करना हो गया। फिर उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जैसे कि अगर मान लो मेरी एक कंपनी ए है, ठीक है, और मेरे पास मान लो 10,000 करोड़ रुपए है अभी, और मुझे कौन सी कंपनी अभी मुझे खरीदना चाहिए जिससे मुझे ये पता चलेगा कि भाई मुझे वो तो पता है कि ये कौन सी, मतलब मुझे कौन सी कंपनी खरीदनी है जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, बट उसके लिए भी जो एक मतलब जो गाइडलाइंस होती है वो सब में लोग हेल्प करते हैं। साथ ही साथ फिर उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके देना कि भाई उस कंपनी के ऊपर कुछ रेड फ्लैग नहीं है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता होगी, तो ये लोग वो सब रिसर्च रिसर्च करके भी देते हैं, तो वो सब में भी ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी कंपनी ने टोटल 72 कॉन्ट्रैक्ट्स 72 कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग ने जो भी है ये लोग ने एग्जीक्यूट करे हैं अभी तक में, जिसमें से 27 आईपीओ लेके आ गए, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आ गए हैं, 6 ऑफर फॉर सेल, 6 प्रेफरेंशियल इशूज़, राइट इशूज़, 8 बाईबैक्स, 4 ओपन ऑफर्स, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि रीट्स जो हम लोग REITs बोलते हैं, वो होता है। अभी जैसे अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया,
ठीक है, कमेंट करके आप बता देना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस लेके आ जाऊंगा। स्पेसिफिकली अगर आपको रीट्स के ऊपर समझना है कि रीट्स एक एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है फ्यूचर के लिए आपके, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लोग के 23 एडवाइजरी ट्रांजेक्शन भी हुए हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है। एडवाइजरी प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी and structured finance advisory has also executed block trades since the acquisition, that is November 7, 2019 till October 31st, 2024. The institutional equities business as of October 31st, 2024 comprises 29 employees and 34 employees in the broking team. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक छोटी टीम है, बट इसके अंदर एक अच्छी बात ये भी हो जाती है कि ये लोग का जो एक्सपेंस है ना वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि 60-65 लोगों की टीम है। अभी इसके अंदर आप सैलरी वो सब में आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, बट ये भी होता है कि उतना एफिशिएंटली वो टीम काम कर रही है, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज टू 263 एक्टिव क्लाइंट्स इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड FPIs spread across geographies such as India, USA, UK, Europe, Hong Kong, Singapore, Australia, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा USA, UK, यूरोप में ये लोग के क्लाइंट्स है उधर भी, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा जो भी ग्लोबल कंपनीज या जो भी कंपनी का प्रेजेंस है ग्लोबली, मैंने हमेशा कहा है कि क्लाइंट्स अगर आपके US, UK, यूरोप वाले रीजन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वो सब रीजन से आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग की करेंसी अपने से ज़्यादा हाई है, और अगर एक बार उधर अपना आपका मार्केट जम गया तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो जाती है। October 31st, 2024, the company had a team of 121 employees across all business. The company's wholly owned subsidiary, DAM Capital USA, is incorporated in New York, USA, and it's registered as a broker dealer with the Securities and Exchange Commission. अभी ये बेसिकली US का सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। तो ये लोग की सब्सिडरी कंपनी भी है जो DAM कैपिटल USA के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कंपनी की हिस्ट्री अगर हम लोग देखा जाए तो यह कंपनी स्टार्ट हुई थी 1993 में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर यूजुअली देखेंगे तो सारे IPOs की जो भी डिटेल्स रहती है वो हम लोग को सबसे पहले ऊपर कंपनी स्टार्ट डेट बताते हैं, फिर उसके बाद सारी डिटेल्स बताया जाता है। इधर थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ठीक है। अगर कंपनी का नाम देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसका नाम था SS कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन 1994 द कंपनी रीब्रांडेड एज SS कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स था वहाँ पर सिक्योरिटीज वो लोग ने उसका नाम चेंज कर दिया। In 2006, Infrastructure Development Finance Company (IDFC) started acquiring SSKIPL, completing the process in 2008. In 2019, the IDFC Group sold its entire stake to Dharmesh Anil Mehta. ठीक है, धर्मेश का D, अनिल का A, Mehta का M, DAM Capital, and other investors. Following this, in July 2020, the company rebranded as DAM Capital Advisors Limited. तो अभी इसके अंदर पंगा क्या मालूम है क्या? मतलब पंगा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होता है कि 1993 में किसी और ने कंपनी शुरू की, फिर उस बंदे ने 2008 तक कंपनी अपने पास रखी, ठीक है। 2008 में IDFC ने उसके अंदर अपना शेयर्स मतलब अपना स्टेक्स बढ़ाया, और फिर IDFC ने पूरा का पूरा स्टेक्स बेच दिया धर्मेश अनिल मेहता को, ठीक है, और दूसरे इन्वेस्टर्स को 2020 में, ठीक है। तो IDFC ने भी अपने पास लगभग 12-13 साल की कंपनी रखी है। अभी ये कंपनी जो नए प्रमोटर्स के पास, नए इन्वेस्टर्स के पास आई है, लगभग वो लोग को सिर्फ 3 से 4 साल ही हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोग कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर मतलब क्या कहते हैं एनालाइज करें कि कंपनी का जो नया बिजनेस मतलब जो जब भी से इसका नाम चेंज हो गया है उसके बाद से बिजनेस के हिसाब से हम लोग और इसको एनालाइज करें, समझने के लिए थोड़ा सा ना दिक्कत आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ऐसी कंपनी से यूजुअली मैं दूर रहता हूँ, बट डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करने का सोच सकते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और इस साल का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसेट्स 166 करोड़ के एसेट्स थे, वो उसके बाद बढ़कर 1200 करोड़ के एसेट्स हो गए, और फिर घटकर 214 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डामाडोल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 95 करोड़ के रेवेन्यू थे, फिर उसके बाद घटकर 85 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, और यहाँ पर 180 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। तो रेवेन्यू में जंप आया, बट यहाँ पर भी एक डिप आया था जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है।
सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 21 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि 23-24% का प्रॉफिट मिल रहा था ये लोग को। 85 करोड़ पे 8.5 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 10% का सिर्फ। और यहाँ पर 180 करोड़ पे 71 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लगभग 40% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो लगभग 74 करोड़ के रिजर्व्स है, फिर 81 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, और फिर ऑलमोस्ट डबल हो गए, 149 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। बोरिंग्स की बात करेंगे तो पहले 1.5 करोड़ की थी, फिर उसके बाद 3.5 करोड़ की हो गई, और अभी 5 करोड़ की बोरिंग्स है। बोरिंग्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट रिजर्व्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये कहीं ना कहीं फिर भी मैनेजेबल है। इसको मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं कंसिडर करूँगा। फिलहाल मुझे नेगेटिव पॉइंट दो ही चीज़ लगा है, कि रेवेन्यू आपका कम हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया था पिछले साल, और उसके बाद आपका एसेट्स में भी पिछले साल में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक डामाडोल वाला सिचुएशन है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो 2000 करोड़ की ये कैपिटलाइजेशन है मार्केट का। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी ही है, ठीक है। आरओई देखेंगे तो 54.72, लगभग 55 पकड़ लीजिए। पैट मार्जिन 38.75, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.76। तो ये दोनों अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई के करीब है, तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ईपीएस और पीई सेम रहेगा, ईपीएस था 9.98 और पीई है 28.37। इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी कोई नए शेयर्स नहीं ला रही है, जो पुराने शेयर्स है वही बेच रही है, तो इसके अंदर इसके लिए कोई भी चेंज नहीं है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और हम लोग डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव है जो भी है वो लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके अंदर मैं बताता हूँ मुझे नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या लगे, ठीक है। पॉजिटिव्स पॉइंट्स तो डेफिनेटली पैट मार्जिन अच्छा है, आरओई अच्छा है, वो पॉजिटिव्स है, ठीक है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है। ईपीएस रेशियो ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। रिजर्व्स बढ़ते गए हैं और बोरिंग्स कम होती गई, ये भी अच्छा पॉइंट है। अभी बुरा पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि कंपनी में इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि 1994 से अभी तक, मतलब 2024 30 साल में ये अभी जो है ये तीसरे ओनर है या तीसरे प्रमोटर है कंपनी के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है कि भाई या तो शायद कंपनी एफिशिएंटली ये लोग कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये जो इंडस्ट्री है वो ही कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है कंपनी को, ठीक है। ऑलरेडी आप देखोगे कंपनी के पास जो होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, वो 46% से भी नीचे है, जिसमें से भी आप ऑलरेडी जितने भी 850 करोड़ रुपए जो मांग रहे हो, वो पूरा का पूरा आप ऑफर फॉर सेल मांग रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग जैसा कि मैंने कहा था 30 से 35% के आसपास की होल्डिंग्स हो जाएगी। तो ये आधे से ज़्यादा जो भी पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाएगा और पब्लिक के पास जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद से ये वाले ओनर्स भी अपने स्टेक कम कर रहे हैं, और फिर कल को इवेंचुअली कोई और दूसरा इस कंपनी को बाय आउट कर लेगा, ठीक है। तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। फिलहाल के लिए मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली सनातन टेक्सटाइल्स के लिए लोग ने आईपीओ के लिए हेल्प करा था, बट जैसा कि मैंने सनातन टेक्सटाइल्स में भी कहा था कि वो कंपनी का भी मैं वेट करूंगा, बिजनेस मॉडल मतलब 1-2 क्वार्टर वेट करूंगा कि भाई कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है, टेक्निकली कैसा कर रही है, उसके बाद मैं सोचूंगा इसका। मैं 1-2 क्वार्टर से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा वेट करना पसंद करूंगा, कम से कम 1-1.5 साल में थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा, अनटिल अनलेस कुछ मेजर चेंज ना आ जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स में और टेक्निकल्स में भी। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। फिलहाल तो मैं यूजुअली अवॉइड करूंगा इसमें अप्लाई करने से। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और आपके रीजंस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।